नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 15-16 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं और कुछ 14 क्वेश्चंस के अंदर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ के आने की बहुत संभावना है। तो ठीक से समझिएगा, पीसीएस वाला करंट अफेयर्स है ये। पीसीएस में जो भी करंट अफेयर्स आता है वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और जीएस के माध्यम से पढ़ लेंगे। जीएस में क्या क्या इसके अंदर पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के डायरेक्टली करंट अफेयर्स के पूछ जाएंगे, बट कुछ में संभावना रहती है कि जीएस के साथ उसको कुछ हम जोड़ देते हैं। तो लगातार जो आप मेरे वीडियोस देखते हो उसमें मैं लगातार जीएस को लेकर बात करता रहता हूं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो करंट अफेयर्स के बिहाफ पे जीएस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों दो बातें मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा। पहली चीज कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपसे। और दूसरा कि एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर। अगर आप ये चाहते हैं उसमें वो 999 रुपए का है, उसके 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स को याद कराने की और जो एक्स्ट्रा ये रोज करंट अफेयर जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी जाता है आपको, ठीक है। क्योंकि कोशिश करते हैं कि 6 से 7 सोर्सेज से आपको करंट अफेयर्स मिल जाए, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स को लेकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए बहुत एक मिनिमम फीस है, आप चाहें तो ले सकते हैं। स्टार्ट करें। पहला सवाल है, भारतीय अंडर 18, ठीक है, लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सर्विसेज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इंडिया की लड़कियों ने जो अंडर 18 हुआ उसमें एशिया रग्बी 7 चैंपियनशिप हुआ, उसमें सिल्वर मेडल जीता है, यानी सेकंड आई है, फाइनल में हार गए हैं। किससे हारे हैं? यूएई से हार गए हैं। यूएई से हार गए हैं। रग्बी एक ऐसा गेम है, रग्बी कैसे, इसमें आप हाथ में रग्बी लेकर दौड़ते हो, ठीक है। और ये जो हुआ कंपटीशन हुआ था काठमांडू, पहले ये आपका नेपाल में हुआ है और ये 7 लोगों का। वैसे रग्बी आपने कभी देखा होगा टीवी पे, तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस तरह टेस्ट मैच से वनडे हुआ, वनडे से T20 हो गया, वैसे रग्बी को लेकर भी कुछ अब कम खिलाड़ी के साथ और कम ड्यूरेशन के वाला गेम कर दिया है कि रग्बी 7 कर देते हैं। या अभी ओलंपिक में हुआ था बास्केटबॉल 3x3, इसमें 3 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बास्केटबॉल में 5-6 लोग होते थे, आई थिंक 6 हैं, लेकिन 3 लोग कर दिया गया, हाफ कोर्ट में खेलने लगे, जिससे कम ड्यूरेशन के अंदर स्पोर्ट्स हो सके, स्पोर्ट और लोगों को कम समय में ज्यादा मजा आ सके। तो ये काठमांडू नेपाल में हुआ और इंडिया की जो महिला लड़कियों ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में वो यूएई से हार गए। यूएई, एक जमाने में यूएई इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट जो ट्रेडर जो कंट्री थी, इसमें इंडिया की ट्रेड होती थी सबसे ज्यादा यूएई की। अब नहीं है नंबर 1, अब कौन है नंबर 1? एक जमाने में था यूएई, मैं देख के मुझे याद आ गया। कौन है नंबर 1? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 1 कंट्री जिसके साथ इंडिया की ट्रेड होती है भाई, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पैसा। देखते कितना आता आपको। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक साहब है जिनका नाम है दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता साहब ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में शपथ ली है। कोलिजियम के माध्यम से वह राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है। एंड आपको कोलिजियम के बारे में पता होगा। कोलिजियम वो सिस्टम है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 लोग जो हैं अपने नीचे आने वाले लोगों को चूज करते हैं। अब कोलिजियम का जो है, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं वही अपने जूनियर को अपॉइंट करते हैं। तो बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये क्या मतलब है कि आप एक सीनियर अपने जूनियर को अपॉइंट करेगा? भाई भतीजावाद, तो भाई भतीजावाद उसमें हो सकता है। तो ये एलिगेशन लगते हैं कोलिजियम पे लगते हैं। इसलिए सरकार ने एक नया चीज लेकर आई थी 2014 के आसपास, एनजीएसी, ठीक है, वो उसको पार्लियामेंट से पास भी करा दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। बोला कि ये तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसमें जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। तो ये आजकल बड़ा बवाल चल रहा है एनजीएससी के अंदर, ठीक है, और कोलिजियम के अंदर। तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बस आपको हिंट दे दिया है कि क्या चीज होती है, ठीक है। अब नए जो है वो आपके दीपांकर दत्ता हैं और ये पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल देश में कुल 28 जजेस हैं, ठीक है, 28 जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, लेकिन जो है मैक्सिमम 34 हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है 34 हो सकते हैं। अभी कितने चल रहे हैं? 28। तो 28 तो चलो आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा क्योंकि बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोले इंक्लूडिंग सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर, यानी कि 33+1 ये रहता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि 34 जज जो है मैक्सिमम हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं
सुप्रीम कोर्ट के। इसमें एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि इस समय जो 2022 में जो 3 जज आए हैं वो देख लेते हैं। कौन है? सुधांशु धूलिया, ठीक है, जमशेद बुरजोर और दीपांकर दत्ता। ये 3 जो आए हैं ये 2022 में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकता है। सुधांशु धूलिया, जमशेद बुरजोर, परदीवार वाला और दीपांकर दत्ता, ये 2022 में हैं। तो 26, 27, 28 हो गए। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कितने फीमेल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो सिर्फ 3 जजेस जो हैं वो फीमेल हैं। 2021 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। पहली हुई थी हेमा कोहली, ठीक है, हेमा कोहली। एक है BV नागरत्ना, ठीक है, और तीसरी है बेला त्रिवेदी। तो 3 जजेस जो हैं ये फीमेल जजेस हैं। 28, मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, 34, कुल आजकल 28 चल रहे हैं। 2022 में 3 हुए। महिलाएं कितनी है? 3 है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की 65 ईयर्स है, 65 ईयर्स, ठीक है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर रिटायर होने के बाद क्या एक जज प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद क्या जज प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा वकील? बताइएगा। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष, अरब में पहला निर्मित अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यानी कि पहला अरब द्वारा, अरब कंट्री, को एक अरब कंट्री है जिसने अपना पहला अंतरिक्ष यान बनाया है, वो आंसर है UAE। वही UAE जिसने अभी इंडिया को हराया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। उन्होंने SpaceX कंपनी के फैल्कन 9 रॉकेट से जो है अपना जो है एक रॉकेट भेजा है, अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजा है जो कि अरब का पहला है लूनर, ये चांद पे जाएगा ये, ठीक है। जैसे इंडिया का चंद्रयान होता है वैसे UAE ने अपना भेजा है, लेकिन ये पैसा खर्चा करके बनाया, इनकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। इन्होंने क्या किया? SpaceX के रॉकेट ले लिया, SpaceX का फैल्कन 9 रॉकेट ले लिया और अमेरिका से उन्होंने वो सैटेलाइट ले ली और अपना वो नाम लगा दिया मेड इन UAE और मून में भेज दिया। अब क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा है तो शौक होता ही है कि हम पहले कंट्री बन जाएंगे, अरब की कंट्री जो कि है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की है, नहीं डेवलप। तो जिस दिन पैसा खत्म, टेक्नोलॉजी खत्म और ये वापस बैक टू पवेलियन। इस एग्जाम में क्या आएगा? इसका नाम क्या है? राशिद रोवर। क्या नाम है? राशिद रोवर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राशिद रोवर जो है इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अपना नाम दिया है इसके अंदर। चलिए, किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जीता है? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी को मिला है, ठीक है। और ये जो है अवार्ड जो है पब्लिक लीडरशिप में मिलता है कि आपने पब्लिक समाज में सेवा बहुत अच्छी की है, तो उस पर मिलता है। वेंकैया नायडू जी को मिल गया है, ठीक है। और ये 25वां अवार्ड है ये। कौन सा देश स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल? देखिए ये अपने आप में एक है, स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल, एक तरह का प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, मेजबानी की है। तो स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल की मेजबानी जो है वो पेरिस में हुई, यानी फ्रांस के अंदर हुई है। यूक्रेन का तो पता ही आपको, लड़ाई झगड़ा चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, अब इस पर डिस्कस काफी हो चुका है, ज्यादा डिस्कस करने के मूड में नहीं हूं मैं। मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां हुआ है? तो मोपा एयरपोर्ट जो हुआ है वो गोवा के अंदर हुआ है, ठीक है। नया जो एक हवाई अड्डा बना है मोपा हवाई ग्रीन फील्ड बना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोपा हवाई अड्डा, ठीक है, गोवा में। किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? कमर्शियल मून लैंडर है भाई, कमर्शियल एक्टिविटी की जाएगी। किसमें? आई स्पेस। नाम देखिए, आईफोन वाला आई स्पेस, ठीक है। तो आईफोन और आई स्पेस जो है ये, तो इसके लेकिन बनाया किसने? जापान ने बनाया हुआ है। Which countries iSpace has launched the world first commercial moon lander? जापान। सवाल ये है कि UAE वाले भी मून लैंडर भेज रहे हैं, भेज दिया है, अमेरिका वालों ने भेजा हुआ है फिलहाल, ठीक है। इंडिया वाले भी गगनयान चंद्रयान पे काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर से भेजने वाला है। जापान ने भी अपना iSpace भेज दिया है। ये हो क्या रहा है? सब लोग चांद पे जाने की सोच रहे हैं। 50 साल पहले तो ऑलरेडी वहां पे आदमियों की लैंडिंग हो चुकी है, फिर इनको क्या ऐसी आफत पड़ गई कि फिर से चांद पे दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि बात चांद की नहीं है, बात है मंगल पे जाने की, उससे बाहर जाने की।
तो अब जो हो रहा है वो मैन लैंडिंग हो रही है कि अपनी टेक्नोलॉजी को पहले हम टेस्ट कर रहे हैं, इस तरह डेवलप करें कि पहले हम चांद पे जाकर वहां पर हम अपनी लैंडिंग ठीक से कर सकें और ठीक से रह सकें। उसके बाद जो चीज वहां से सीखेंगे उसको हम मंगल पे हम ट्राई कर सकें। तो ये ट्रायल हो रहा है मंगल पे जाने के लिए, इसलिए चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, सब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो चांद पे, क्योंकि चांद पास में सस्ता पड़ता है, उस पर ट्रायल करके देख लें, और जब हम फिट एंड फाइन बढ़िया हो जाए तो हम मंगल पे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, पता नहीं आपने मंगल का टिकट कटाया कि नहीं कटाया? कुछ लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि मंगल पे, वो नासा का जो एक स्टार्ट हुआ, नासा के नहीं, उसका एलन मस्क की, ठीक है, कंपनी थी, उन्होंने बोला कि वन वे टूर है अर्थ टू मार्स, यानी कि वो लोग जो अर्थ से मार्स में जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए आवेदन मंगाए कि कौन जाना चाहेगा। उनको लगा था यार कौन जाएगा, कि एक बार चला गया तो वापस तो कभी आ नहीं पाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस आए, लाखों की तादाद में। ठीक है, मतलब लाखों लोग जो हैं जो इस धरती से उब चुके हैं, वो सोचा कि ठीक है यार वहां बैठ के जहाज जाएगा मंगल में, वहीं पर रहेंगे और अंत भी उनका वहीं हो। काम उनका सिर्फ ये है कि वो वहां पर फैसिलिटी डेवलप कर सके कि बाकी लोग जो आ सके तो उनके लिए इजी पड़ जाए। ठीक है, तो अब क्या है, कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही है, और खुशी आपको होगी कि कुछ इंडियंस भी हैं जो इसके लिए शॉर्टलिस्ट के अंदर हैं, क्योंकि ऐसे लोग भेजने जाते हैं जिसका जीन्स अच्छी हो, जो थोड़ा टेक्निकल से भी हो, नॉलेज जिनको अच्छी हो, कुछ एक्स्ट्रा है। थोड़ी यहाँ पे उधारी बहुत हो गई थी, चले गए वहां पर, वो वाले नहीं, थोड़ा सा जाए तो सर्वाइव कर सके, स्ट्रेस को सर्वाइव कर सके, उस एनवायरमेंट को कर सके। कुछ क्वालिटी उनकी जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर होनी चाहिए। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है? तो जो है वो मनीषा रामदास जो है, उनको BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन, पैरा मतलब जो दिव्यांग होते हैं, उसका अवार्ड इनको मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ, वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ फॉर नेक्स्ट जनरेशन बना दिया गया, यानी कि ऐसा लॉ जिसमें भविष्य के लोग जो हैं वो स्मोकिंग और टोबैको ना खाएं, ठीक है, टोबैको स्मोक फ्री हो, ऐसे के लिए कानून बनाए गए न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड की ये पीएम है जेसिंडा आर्डर्न, उन्होंने भविष्य में उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो टोबैको स्मोक फ्री हो, भविष्य के लोगों के लिए ऐसा कानून लेकर आ रही हैं। हिंदुस्तान में तो सरकार सिर्फ काम करती है कि पैसा कमाती है, कि सिगरेट जो है वो खुली नहीं बिकेगी, पैकेट में बिकेगी, खुली बिकेगी तो 5-7 रुपए मिलेंगे, पैकेट में लेगा तो 25-30 रुपए का लगेगा, मुझे नहीं पता कितने की आती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही आती है, 50 रुपए की आती है। ठीक है, लेकिन यहां पर कंट्री क्या कर रही है कि स्मोक फ्री जनरेशन की जनरेशन को ही, यहां तो पान मसाला, पान बाहर, और क्या क्या होते हैं यार, सब लोग बड़े बड़े प्रोग्राम वो करती है सरकार, सिर्फ उनसे टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा करती है। ठीक है, सरकार के लिए शराब और तंबाकू और ये सब चीजें जो होती है सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्स है पैसा कमाने के। ठीक है, लेकिन इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि जितने लोग स्मोकिंग से और बीमार पड़ते हैं, कैंसर होता है, बीमार पड़ते हैं, उनको भी ठीक सरकार करती है ना, हॉस्पिटल खोलती है उनके लिए। तो देखा यह गया है कि जितना रेवेन्यू आ रहा है और जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो ये लॉस का सौदा है। न्यूजीलैंड वाले समझदार हैं, भविष्य की जनरेशन को कह रहे हैं कि भैया तुम सुधर जाओ, दिक्कत हो जाएगी नहीं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां हो रहा है? तो 2023 में होगा, भोपाल में होगा, भोपाल में होगा, 2023 में होगा। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो जनवरी में होता है, इस बार भोपाल के अंदर होगा। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिला भारत के सार्वजनिक परिवहन में प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं? वर्ल्ड बैंक बोलता है, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या बसें वगैरह होती हैं, उसकी प्राइमरी यूजर जो है ना, मेन यूजर जो है वो महिलाएं हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापना करने की बात की है? रीजनल कल्चरल सेंटर्स अक्रॉस कंट्री 7 केंद्र बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए। भारत सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहां आयोजित की रही है? कंट्रीज लार्जेस्ट कॉन्टेम्परेरी आर्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड इन केरला, कोची। कोची के अंदर हो रहा है कॉन्टेम्परेरी, यानी कि इस समय के हिसाब से जो आर्ट होती है, पुराने जमाने की आर्ट नहीं, कॉन्टेम्परेरी इस जमाने की आर्ट होती है। और अंतिम में आईएलओ की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहां होती है? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो हो रही है वो हो रही सिंगापुर के अंदर। 17th एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो हो रही है वो आपकी हुई है
सिंगापुर के अंदर। और आईएलओ जो है ना, ये मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है, जो मजदूर लेबर होते हैं। और इसको एक बार नोबेल प्राइज मिला था 1969 के अंदर आईएलओ को, कि भाई मजदूर क्या करेंगे, लेबर को उनको और उनके राइट्स, उनको और अच्छे अधिकार मिल सकें कि वो बेहतर तरीके से अपना जीवन जी सकें, उसके लिए आईएलओ बनाता है। तो इस पर मीटिंग होती है और सिंगापुर में हो रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों खत्म करने से पहले छोटी इन्फॉर्मेशन, टेस्ट सीरीज जो भी पीसीएस प्री 2023 के लिए है, आप ले सकते हैं। बहुत 150 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज है। बेसिक टेस्ट सीरीज जो 1499 रुपए की है, जिसमें टेस्ट मिलेंगे आपको 150, लेकिन एक टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसके अंदर आपको पीछे पढ़ के याद करेंगे, फोन कर करके आपको पुश किया जाएगा कि आप टेस्ट दे सको। तो उसकी फीस है 2500 रुपए। तो आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स कैंसिल ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।